Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue our fourth unit, balance of payment. शॉर्ट में स्टूडेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को BOP कहा जाता है. B फॉर बैलेंस, O फॉर ऑफ, P फॉर पेमेंट. BOP. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस तक हम लोग गवर्नमेंट बजट यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे थे. उसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट डिस्कस किया, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बजट डिफिसिट किया, उसके बाद बजट डिस्कस किया और उसके बाद हम लोगों ने बजटरी डिफिसिट्स और उनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया. ओके, तो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की 5th एंड लास्ट यूनिट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स BOP. ओके स्टूडेंट्स, BOP को डिस्कस करने से पहले BOP के मीनिंग और या फिर BOP के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ जर्नल टॉक्स करना चाहते हैं आपसे. कुछ नॉर्मल जो आपकी डेली लाइफ, डेली प्रैक्टिस से जुड़ी चीज़ें हैं, हम उन पर 2 मिनट बात करते हैं. उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, क्या आपकी जो डेली लाइफ में जितनी भी नीड्स हैं, ऑल नीड्स, जितनी भी आपकी डेली लाइफ की नीड्स हैं, खाने से लेकर सोने तक, क्या ऑल नीड्स को आप खुद से कंप्लीट कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं? क्या हमारे नीड्स की जितने भी आइटम्स हैं, क्या वो सारे के सारे आइटम हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं? जहां तक मुझे लगता होगा आप सभी का आंसर होगा नो, बिकॉज एवरी नीड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय इटसेल्फ. क्योंकि हमारी आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, उनको हम सब कुछ को तो हम अपने नीड्स को खुद से प्रोड्यूस आइटम से फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे डेली लाइफ के लिए जो नीडेड आइटम्स हैं, उन सभी को हम खुद से प्रोड्यूस नहीं करते. तो क्वेश्चन सेकंड उठता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन सेकंड फेस आप करेंगे वो होगा, देन हाउ ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड. अगर हम अपनी सारी नीड्स खुद से फुलफिल नहीं कर सकते, तो क्या ये नीड या नीड्स अनफुलफिल्ड रह जाती हैं? क्या ये नीड्स कंप्लीट नहीं होती हैं? और अगर होती हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है, हाउ, कैसे? तो मुझे लग रहा है जहां तक आपका आंसर होगा बी, परचेज all needed item from markets which we can not produce. यही आंसर होगा. मुझे लग रहा है कि जो हमारे नीड्स के आइटम हैं, जिन्हें हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें क्या करते हैं, मार्केट से परचेज कर लेते हैं, और हमारी जितनी नीड्स हैं डेली लाइफ की, वो सारी की सारी फुलफिल्ड हो जाती हैं. यही होगा ना स्टूडेंट्स, और यही हम करते हैं. ठीक ऐसे ही स्टूडेंट्स, नो कंट्री कैन फुलफिल देयर ऑल नीड बाय इटसेल्फ. जिस तरह से हम अपनी सारी की सारी नीड्स को खुद से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, खुद से फुलफिल्ड नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही
स्टूडेंट्स कोई भी कंट्री अपनी सभी नीड्स को खुद के द्वारा प्रोड्यूस आइटम से फुलफिल्ड नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? नंबर ऑफ रीजन है यहाँ पर। हो सकता है जिस आइटम की, जिस पर्टिकुलर आइटम की हमें नीड हो, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ना हो। क्यों? क्योंकि फिजिकल रिसोर्स को तो हम परचेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की, तो क्या स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में, इंडिया में जितनी पेट्रोलियम की नीड्स हैं, क्या हम उतना खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हम अपनी पेट्रोलियम की कंप्लीट नीड फुलफिल्ड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिफाइनरी तो बहुत सारी लगा सकते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में चेंज करने की फैक्ट्रियां बहुत लगा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में यूज करने के लिए जो कच्चा तेल होगा स्टूडेंट्स, जो क्रूड ऑयल होगा, वो कहां से लाएंगे? यानी पहला रीजन हमारा ये हो सकता है हमारे पास लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो। दूसरा स्टूडेंट्स हो सकता है कि हम अगर अपने नीड्स के आइटम को प्रोड्यूस करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत हाई कॉस्ट पे हम प्रोड्यूस कर पाएं, तो हम क्या करेंगे? किसी दूसरी कंट्री से सस्ता परचेज कर लेंगे, महंगा क्यों बनाएंगे? ठीक है। तो नंबर ऑफ रीजन होते हैं स्टूडेंट्स कि हम अपनी सभी आवश्यकताओं को, ऑल नीड्स को खुद से फुलफिल नहीं कर पाते। तो कोई भी कंट्री ऐसी सिचुएशन में जब वो अपनी सारी की सारी नीड्स को खुद से फुलफिल्ड नहीं कर सकता, तो क्या करता है स्टूडेंट? एवरी कंट्री परचेज गुड्स यानी जो फिजिकल आइटम है, कार, बाइक, खाने पीने के सामान, जितनी भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं फिजिकली, जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? गुड्स हैं। सर्विसेज क्या हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये ऐसे आइटम हैं जो ट्रांजैक्ट तो होते हैं, सेल और परचेज तो इनका होता है, लेकिन आप इन्हें कहीं टच नहीं कर सकते, आप इन्हें कहीं देख नहीं सकते, इन्हें किसी स्केल पर मेजर नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। एंड थर्ड क्या? असेट्स हो सकते हैं, यानी हम असेट्स के फॉर्म में भी ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या होते हैं असेट्स आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब कोई कंट्री अपनी सभी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, ऐसी कंट्री में, ऐसी सिचुएशन में कंट्री क्या करता है? परचेज गुड्स, सर्विसेज एंड असेट्स विद अदर कंट्री। वो अपनी नीड्स की ऐसे गुड्स, सर्विसेज या असेट्स को किसी दूसरी कंट्री से परचेज कर लेता है। क्लियर है? जैसे हमने कहा कि हम जिन आवश्यकताओं की पूर्ति खुद के प्रोडक्शन से नहीं कर सकते, क्या करते हैं? उनके लिए मार्केट से परचेस कर लेते हैं। ठीक वैसे ही स्टूडेंट, अगर कोई कंट्री अपनी सभी नीड्स को खुद से फुलफिल नहीं कर सकता, तो वो अदर कंट्री से उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो नीडेड आइटम्स हैं, चाहे वो गुड्स हों, चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो असेट्स हों, दूसरे कंट्री से परचेस कर लेता है। क्लियर? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ अ कंट्री सेल्स देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। अब देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ कंट्री, एक कंट्री मान लीजिए इंडिया है, यूएसए से खुद कुछ खरीद रहा है, कुछ परचेज कर रहा है, तो हम दूसरी लैंग्वेज में इसी को कह सकते हैं कि यूएसए इंडिया को कुछ सेल कर रहा है। यानी इन ट्रांजैक्शंस में दो पार्टी होंगी, एक परचेस कर रही होगी, दूसरी सेल कर रही होगी। तो ऐसी कंट्री जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रही है स्टूडेंट्स, उस परचेज को
उस कंट्री का इंपोर्ट कहा जाता है, और जो कंट्री अपने गुड्स और सर्विसेज दूसरे कंट्री को सेल करती है स्टूडेंट्स, उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और देखिए वही लिखा है, इफ अ कंट्री सेल्स देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री, दिस सेल नोन एज एक्सपोर्ट। निर्यात कहते हैं, आपने सुना होगा एक्सपोर्टेड है, इंपोर्टेड है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट क्या है? व्हेन अ कंट्री सेल्स देयर प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री, दिस इज टर्म नोन एज एक्सपोर्ट। एंड सेकेंड, इफ अ कंट्री परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, परचेज कर रहा है, जो परचेज करेगा तो क्या होगा? कंट्री के अंदर इनफ्लो होगा, कंट्री के अंदर चीजें एंट्री करेंगे, प्रोडक्ट्स एंट्री करेंगे, जिसे हम इनफ्लो कहते हैं। बाहर जाने को आउटफ्लो कहते हैं। फ्लो मीन्स बह जाना, आउट मीन्स बाहर की तरफ, यानी बाहर चला जाना। इनफ्लो यानी फ्लो मीन्स बह जाना, इन मीन्स अंदर, यानी अंदर आ जाना। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं कुछ भी, तो एक्सपोर्ट से मनी क्या होता है? हमारी कंट्री, आप जैसे इंडिया मान लीजिए यूएसए को कुछ बेचेगा, तो यूएसए क्या करेगा? कुछ पेमेंट करेगा इंडिया को, तो जो पेमेंट होगा वो क्या होगा? इंडिया में एंट्री करेगा, इसलिए एक्सपोर्ट को इनफ्लोज कहा जाता है। और इंपोर्ट्स में क्या होता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में एंट्री करता है, लेकिन हमें बदले में कुछ पेमेंट करना होता है दूसरे कंट्री को, तो उसमें क्या होता है? हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, इसलिए उसे आउटफ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो इनफ्लो है, तो गुड्स और सर्विसेज का जब इनफ्लो होता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, और जब गुड्स और सर्विसेज का आउटफ्लो यानी गुड्स और सर्विसेज बाहर चली जाती हैं हमारी कंट्री से, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। क्लियर है? दोनों यहाँ लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इफ अ कंट्री सेल्स देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री, दिस सेल्स known as export. Second, if a country purchase goods or services from another country, it is known import. तो आई थिंक स्टूडेंट आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टर्म सीख गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ बता दिया स्टूडेंट्स कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अपनी नीड्स को फुलफिल्ड करने के लिए एक्सपोर्ट भी करती हैं और इंपोर्ट भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री इंपोर्ट कर रहा होगा तो दूसरा कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा होगा। एवरी कंट्री परफॉर्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ, यानी हर कंट्री एक्सपोर्ट भी करती है, जो उसके पास एक्सेस प्रोडक्ट हो जाते हैं उसको एक्सपोर्ट कर देती है, बाहर भेज देती है, और जिस प्रोडक्ट की कमी होती है किसी कंट्री के पास उसे इंपोर्ट कर लेती है, यानी आयात कर लेती है। क्लियर? तो एवरी कंट्री, हर कंट्री अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। और जब एक्सपोर्ट करती है तो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है। मान लीजिए इंडिया ने कुछ हेलीकॉप्टर बनाए, ठीक है, और उसे यूएसए को बेच दिया, तो यूएसए क्या करेगा? इंडिया को पैसा देगा। तो ये पैसे की एंट्री कहाँ होगी? इंडिया के अकाउंट में होगी, ये पैसा इंडिया को मिलेगा। यानी एक्सपोर्ट करने से मनी का इनफ्लो होता है। ठीक है, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए अभी हमने फ्रांस से राफेल खरीदे हैं, ठीक है, तो हमने राफेल खरीदे, तो राफेल यानी प्रोडक्ट का इनफ्लो हुआ हमारे अंदर, लेकिन कैश हमने फ्रांस को पेमेंट किया है, यानी कैश का क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हो गया ना, डेबिट हो गया हमारे इंडिया से। तो हर कंट्री क्या करती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, यानी कितना इनफ्लो रिसीविंग हुई, कितनी आउटफ्लो पेमेंट हुए। पेमेंट को आउटफ्लो कहते हैं, रिसिप्ट को इनफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो एवरी कंट्री जब अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट परफॉर्म कर रही होती है स्टूडेंट्स, तो ऐसी सिचुएशन में वो कंट्री क्या करती है? एक प्रॉपर फॉर्मेट पर, एक
प्रॉपर फॉर्मेट पर अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, प्रॉपर फॉर्मेट पर। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है एवरी कंट्री मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ये पर्टिकुलर टाइम जनरली मैंने आपको बताया एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, यहां पर्टिकुलर टाइम लिख दिया मैंने इसीलिए। इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड दिस प्रॉपर फॉर्मेट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिकॉर्ड बनाता है एक प्रॉपर फॉर्मेट पर, और ये प्रॉपर फॉर्मेट ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। और ये प्रॉपर फॉर्मेट होता क्या है स्टूडेंट्स, ये भी देख लीजिए, मैंने शॉर्ट में इस प्रॉपर फॉर्मेट को बनाया है यहाँ पर। देखिए दिस फॉर्मेट इंक्लूड्स, कौन सा फॉर्मेट? बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर्मेट जो है वो। तो दिस फॉर्मेट इंक्लूड्स 3 कॉलम्स है। ठीक है, यानी इस जो फॉर्मेट पर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री जो अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फॉर्मेट बनाती है, जो रिकॉर्ड बनाती है, उसके फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं? 3 कॉलम होते हैं। यहाँ देखिए 3 कॉलम बनाए हुए हैं, 1, 2 एंड 3, जिसमें फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट क्या होता है? हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंट्री के, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ बीओपी कहते हैं। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट कंपोनेंट ऑफ बीओपी है। ठीक है, इंपोर्ट किसका हो रहा है? गुड्स का। तो ये गुड्स क्या हो जाएंगी? कंपोनेंट ऑफ बीओपी हो जाएंगी। और आपको मैंने बताया कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मनी रिसीव होगा ना। और जब मनी रिसीव्ड होता है तो इसमें हम क्या करते हैं? इनफ्लो होता है, बताया अभी मैंने। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आपको मनी रिसीव होगा वो इनफ्लो होगा, और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको मनी पेमेंट करना होगा वो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ठीक है, और जिस आइटम का ट्रांजैक्शन किया जाता है स्टूडेंट, उसे क्या कहा जाता है? कंपोनेंट ऑफ बीओपी कहा जाता है, जिसे हम फॉर्मेट के फर्स्ट कॉलम में मेंशन करते हैं। क्लियर? सेकंड कॉलम में क्रेडिट और थर्ड कॉलम में डेबिट लिखा रहता है। ठीक है, अब इसमें तो क्या हो गए? आइटम ऑफ ट्रांजैक्शन हो गए कंपोनेंट में। अब इस आइटम का इनफ्लो हुआ है तो वो क्रेडिट में ऐड हो जाएगा, और अगर आउटफ्लो हुआ है तो उसे हम कहाँ एंट्री करेंगे? डेबिट में एंट्री करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट बनाते हैं। मान लीजिए कंपोनेंट्स क्या है? ट्रेड ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रेड ऑफ गुड्स हो गया क्या? कंपोनेंट हो गया। अब हमने कहा कि गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है, तो अब गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है तो मनी के फॉर्म में क्या हुआ? इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा ना, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मनी रिसीव होगा। रिसीव कहाँ जाता है? क्रेडिट में। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ये सब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट आप पढ़ चुके हैं। अकाउंट्स में आपको सर ने पढ़ाया होगा कि अकाउंट्स का जो फॉर्मेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। एक तरफ आप कंपनी या पार्टीज या पर्टिकुलर लिख लेते हैं, दूसरी तरफ अगर रिसीविंग है तो क्रेडिट में डालते हैं, पेमेंट किया है तो डेबिट में डालते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई कंट्री किसी ट्रांजैक्शन से मनी रिसीव करता है तो वो क्रेडिट में डाल दिया जाएगा क्योंकि इनफ्लो होगा, और अगर कोई कंट्री किसी ट्रांजैक्शन के लिए दूसरी कंट्री को पेमेंट करती है तो वो डेबिट में डाल दिया जाएगा क्योंकि वो आउटफ्लो होगा। तो यही स्टूडेंट्स फॉर्मेट है किसका? रिकॉर्ड मेंटेन का,
किसका रिकॉर्ड मेंटेन? ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और असेट्स का। तो हर कंट्री इसी फॉर्मेट पर अपने वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी ट्रांजेक्शन को इस फॉर्मेट में मेंटेन करती है और इसी फॉर्मेट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो ये देखिए क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। इसे आप अगर अकाउंट्स की भाषा में कहें तो ये क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसे हम। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और किसका है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का है या ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड असेट्स का है। ठीक है, क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट किसका? ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड असेट्स का। और कब के लिए? फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप समझ गए होंगे ये कंपोनेंट्स हैं। अगर कंपोनेंट का जैसे हमने कहा गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स आप यहाँ लिख देंगे और एक्सपोर्ट हुआ है तो ये क्रेडिट में एंट्री होगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड। और अगर इंपोर्ट हुआ है तो ये इंपोर्ट किसमें? डेबिट में एंट्री होगी। इसी तरह से जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बीओपी होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी इसी तरह से हर कंट्री एक एंट्री करती जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी क्या होते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसमें क्या बता रहा हूं? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या है? इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ transactions of goods, services and assets of a country with rest of the world for a particular time period। ये क्या है? अभी मैंने बताया अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है किसका? किसी पर्टिकुलर कंट्री का एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। यही तो है कि जो कोई भी कंट्री जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करती है उन्हीं का अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है स्टूडेंट्स। इसकी डिफिनेशन देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब आप इस डिफिनेशन को समझने में के लिए कैपेबल हो गए होंगे, एबल होंगे। तो देखिए लिखा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ अ transaction of goods, services and assets of a country with the rest of the world for a specific time period। यही बताया ना मैंने जस्ट अभी कि क्या है ये? क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या है? एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग स्टेटमेंट किसका है? ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड असेट्स का। किसके लिए है? ऑफ अ कंट्री। क्यों? किसके साथ है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ है। तो ये चार चीजें हैं। तो इन चार चीजों को जब आप एक साथ इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और देखिए वही किया हुआ है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड असेट्स ऑफ अ कंट्री विद the rest of the world for a specific time period। क्लियर है? तो आई होप अब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न करेंगे, कहीं भी कंफ्यूज होंगे, कुछ इधर उधर बताएंगे। क्लियर कट मुझे लग रहा है अब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड assets of a country with the rest of the world for a specific टाइम पीरियड। इस तरह से आप अब इसको आपको मुझे नहीं लग रहा रटने की ज़रूरत होगी, आप में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है
कोई कन्फ्यूज़न है आप इसे वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाता है स्टूडेंट्स तो आप मुझे फ़ोन करना, ग्रुप पे पूछना, कैसे भी पूछिएगा, मैं आपको फिर से ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए हम बात कर रहे हैं बीओपी की, और बीओपी क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है किसका? ट्रांजेक्शंस का। तो ये बीओपी में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं इनको भी क्लासिफाइड किया जाता है। गुड्स के जो ट्रांजेक्शन है इनको अलग टर्म दी जाती है, सर्विसेज के जो ट्रांजेक्शन है इनको अलग टर्म दिया जाता है, और असेट्स के जो टर्म हैं, जो क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन है उनको अलग टर्म दिया जाता है। तो इसी के बिहाफ पर स्टूडेंट्स कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बीओपी, यानी बीओपी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बीओपी के जो टर्म ट्रांजेक्शन्स हैं हम उनको 4 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहले क्लासेस को हम कहते हैं विजिबल आइटम्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट हमारा क्या होगा, पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा? विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स क्या होंगे स्टूडेंट? ट्रांजेक्शंस ऑफ फिजिकल आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल, यानी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो मटेरियल से बना हो, एंड कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता हो, टच स्पर्श यानी छुआ जा सकता हो, एंड मेजर्ड, और उसको मापा भी जा सकता हो, उसका मेजरमेंट भी किया जा सकता हो, इज नोन एज विजिबल आइटम। यानी बीओपी में ऐसे कोई से ट्रांजेक्शंस, बीओपी में ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स जो मटेरियल से बने हैं, जिनको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, उन्हें मेजर किया जा सकता है, वो सारे के सारे कैसे? विजिबल आइटम्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, यानी मान लीजिए आप गुड्स का किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल आपने ईरान इराक से मंगा लिया, तो ये क्या है? इसको देखा जा सकता है। आप चाहें तो क्रूड ऑयल को टच भी कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रूड ऑयल को लीटर में या बैरल में मेजर भी कर सकते हैं। तो इस तरह के आइटम्स जिनको देखा जा सके, टच किया जा सके, मेजर किया जा सके, वो बीओपी के कैसे? विजिबल आइटम्स होते हैं, दृश्य बोलते हैं इन्हें हम। या मशीनरी मान लीजिए, अभी हम लोगों ने फ्रांस से राफेल खरीदा, तो राफेल को आप टच भी कर सकते हैं, राफेल को आप देख भी सकते हैं, और उसकी लेंथ भी आप मेजर कर सकते हैं, कितना लंबा चौड़ा है, तो वो भी क्या है? विजिबल आइटम है। और विजिबल आइटम्स में ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जो गुड्स में होते हैं, सामान के रूप में होते हैं, मशीनरी के फॉर्म में होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विजिबल आइटम्स ऑफ बीओपी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनविजिबल आइटम्स। नेक्स्ट क्या है? इनविजिबल आइटम्स। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ट्रांजेक्शन ऑफ दोज आइटम्स और दोज आइटम विच कैन नॉट बी सीन, टच और मेजर, यानी ऐसा कोई भी आइटम्स का ट्रांजेक्शन जिसे ना तो टच किया जाए, ना देखा जा सके, ना ही उसको मेजर किया जा सके, वो क्या होंगे? इनविजिबल आइटम्स ऑफ बीओपी कहलाते हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के इनविजिबल, अदृश्य मदें कहलाती हैं, इनविजिबल आइटम्स कहलाते हैं। और इनविजिबल आइटम्स में स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज इंक्लूड होता है, ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑल सर्विसेज इंक्लूड होता है। यानी अगर सर्विसेज का ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, सर्विसेज किसी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, या अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री को सेल कर रहे हैं, तो इन सर्विसेज का ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इनविजिबल आइटम कहलाएगा। और देखिए यहाँ लिखा भी है, ट्रांजैक्शन ऑफ दोज आइटम विच कैन नॉट बी सीन, जिसे ना देखा जा सके, ना टच किया जा सके, और ना ही मेजर किया जा सके, इज नोन एज इनविजिबल आइटम। फॉर एग्जाम्पल ऑल सर्विसेज लाइक बैंकिंग। मान लीजिए आपने किसी अब्रॉड फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट ले रखा है,
क्या उस अकाउंट को आप जब इंडिया में बैठे बैठे उसे टच किया जा सकता है, देख सकते हैं, या वहाँ के जो सर्विस एम्प्लॉई हैं वो आपको सर्विस यहाँ बैठ के प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या उनकी सर्विसेज को आप देख सकते हैं? सर्विसेज कैन नॉट बी विजिबल, सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड, सर्विसेज कैन नॉट बी मेजरेबल। कोई भी सर्विस ना तो मेजर कर सकते हो आप, ना विजिबल देख सकते हो, ना ही उसे टच किया जा सकता है। यानी अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को सर्विसेज को सेल परचेज कर रहा है तो उन्हें देखा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें इनविजिबल आइटम्स ऑफ बीओपी कहा जाता है। आपसे को भी पूछा जाए व्हाट इज इनविजिबल आइटम ऑफ बीओपी, आपका जवाब होगा ऑल टाइप सर्विसेज। जितनी टाइप की सर्विसेज हैं वो सारी की सारी क्या हैं? इनविजिबल आइटम्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? यूनिलेटरल, बायलेटरल यानी बहुपक्षीय, मल्टी पार्टी, ठीक है, मल्टी पार्टी। यूनिलेटरल यानी सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी होती है, एक पक्ष होता है। यूनिलेटरल मीन्स क्या होता है? एक पक्ष, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो यूनिलेटरल हो, एक पक्ष तो हो। यानी अगर कोई पेमेंट है, पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई रिसीव कर रहा है। यानी अगर आपने किसी को पैसा दे दिया लेकिन बाद में आप उसको वापस लेने के लिए, रीपेमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं, जो हमने नेशनल इनकम में पढ़े थे, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स को स्टूडेंट्स बीओपी में सेम वही कॉन्सेप्ट है लगभग। बीओपी में इस तरह के ट्रांसफर जिसके बदले में आपको पेमेंट तो मिलता है लेकिन बदले में आपको कोई भी रीपेमेंट करना नहीं पड़ता, वो सारे के सारे यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो रिसीवर ने रिसीव तो कर लिया, क्या आपको वो कोई पेमेंट करेगा गिफ्ट के लिए? नहीं, कोई पेमेंट नहीं होगा। तो इसमें रिसीवर है लेकिन पेमेंट लेने वाला नहीं है, यानी एक ही पार्टी है, टू पार्टी इसमें नहीं है। तो बीओपी के ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो यूनिलेटरल होते हैं, किसी एक पार्टी होगी, या तो रिसीवर होगा या पेमेंट होगा, होल्डर होगा। अगर पेमेंट हो गया तो उसको रीपेमेंट नहीं किया जाएगा। वो सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होंगे। देखिए यहाँ लिखा है ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच क्रिएट नो लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट होगी तो रीपेमेंट भी होगा, लेकिन जब लायबिलिटी ही नहीं है तो रीपेमेंट का कोई चांस ही नहीं बनता। और डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, या ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हों या फिर उनके ट्रांजैक्शन के रीपेमेंट के लिए ना तो कोई क्लेम किया जा सकता हो, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल गिफ्ट आप किसी को देंगे तो क्या रीपेमेंट में आपको कुछ मिलेगा गिफ्ट के बदले? या किसी को आप ग्रांट्स देते हैं, क्या ग्रांट्स के बदले आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक टर्म स्टूडेंट यहाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, रेमिटेंस। रेमिटेंस भी रीपेमेंट के लिए क्लेम नहीं होते। तो ये रेमिटेंस हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्या होंगे? यूनिलेटरल पेमेंट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रेमिटेंस? तो रेमिटेंस स्टूडेंट क्या है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि रेमिटेंस क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर हैं। इन रेमिटेंसेस पर ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही इनके रीपेमेंट के लिए कोई क्लेम किया जाता है। इसलिए ये क्या हो, रेमिटेंसेस किस कैटेगरी में आएंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफर की कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट्स। और रेमिटेंसेस होते क्या हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके,
नेक्स्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स हमारा क्या है? फोर्थ क्लासिफिकेशन है कैपिटल ट्रांजैक्शन। यानी कैपिटल ट्रांजैक्शन आपको मैंने बजट में भी पढ़ाया था, कंपोनेंट ऑफ बजट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर बताया था कि व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स। तो बताया था द रिसीट्स विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन इन असेट्स, यानी सेल्स ऑफ असेट्स। तो सेम टर्म यहां पर भी है कैपिटल ट्रांजैक्शन, यानी गवर्नमेंट का किसी भी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ ऐसा ट्रांजैक्शन जो डोमेस्टिक कंट्री पर, यानी जो कंट्री ट्रांजैक्शन कर रही है उस कंट्री पर उस ट्रांजैक्शन से कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, या फिर वो कंट्री अपने असेट्स को दूसरे कंट्री के हाथ में सेल कर दे। क्योंकि कैपिटल क्या होता है? कॉज ऑफ लायबिलिटी और रिडक्शन इन असेट्स होता है। और रिडक्शन इन असेट्स कब होगा? जब आप असेट्स को सेल करेंगे किसी सेकंड पर्सन को। तो इस सिचुएशन में यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, किसी कंट्री का ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो उस कंट्री पर या तो लायबिलिटी क्रिएट कर दे या उस कंट्री की असेट्स को रिड्यूस कर दे, यानी वो कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपनी असेट्स सेल कर दे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? कैपिटल ट्रांजैक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कोई कंट्री वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ से बारोइंग करता है, लोन लेता है, तो क्या होगा? उस कंट्री पर जो लोन ले रहा है उस पर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। या मान लीजिए कोई कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किसी दूसरी कंट्री को सेल कर देता है, तो उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्स घट जाएंगे, उसके असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा? रिडक्शन असेट्स होगा। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? कैपिटल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में जाएगा। तो स्टूडेंट्स बीओपी में यही 4 तरह के ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला विजिबल ट्रांजैक्शंस, विजिबल ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स को रखा जाता है, ठीक है। दूसरा इनविजिबल ट्रांजैक्शन, इसमें इनविजिबल ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज को रखा जाता है, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में ऐसे ट्रांजैक्शंस को रखा जाता है जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करते हो और ना जिन पर कोई रीपेमेंट का क्लेम किया जाता हो, जैसे गिफ्ट, ग्रांट और रेमिटेंसेस। तीसरे तरह के ट्रांजैक्शंस को हम यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और फोर्थ तरह के जो ट्रांजैक्शन आपको बीओपी में मिलेंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल इन नेचर के होंगे, यानी कैपिटल ट्रांजैक्शन होंगे। और ये ट्रांजैक्शन करने वाले कंट्री पर या तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे होंगे या उसके असेट्स में रिडक्शन कर रहे होंगे। तो उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को कैपिटल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप कॉन्सेप्ट ऑफ बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं इनको समझ गए होंगे। मैंने आपको 4 टाइप के पहले बीओपी बताया कि बीओपी क्या है? एक अकाउंटिंग फॉर्मेट है जिस पे कोई भी कंट्री अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपने जो ट्रांजैक्शंस उसने किए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हैं, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड रखता है। और ये रिकॉर्ड क्या कहलाता है स्टूडेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 तरह के ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला मैंने आपको बताया विजिबल आइटम, दूसरा इनविजिबल आइटम, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ कैपिटल ट्रांजैक्शन बताया। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए ताकि मैं चेक करूं। अगर वीडियो को देखते समय आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।